All right, we have to complete the topic today anyhow. So what we are going to do is हम लोग लास्ट क्वेश्चन से बैकवर्ड्स करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चंस. कम टू क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 70 और प्लीज थोड़ा तेज तेज क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा so that we do not have to waste a lot of time on each question. क्वेश्चन 70 पढ़ लीजिए जल्दी से. What is this 6 representing? What odd? Red odd क्या? रेड का ऑड का क्या मतलब काउंटर पे 6 लिखा हुआ है या नंबर ऑफ काउंटर 6 है. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज दिस 6 रिप्रेजेंटिंग. नंबर ऑफ रेड काउंटर्स या नंबर ऑफ ऑड काउंटर्स. नंबर ऑफ ऑड काउंटर्स विच आर रेड. एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए. Uzaifa, what is your understanding? What is this 6 representing? नंबर ऑफ काउंटर्स हैं. बिल्कुल ये नंबर ऑफ काउंटर्स हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर है और इनका कलर क्या है रेड. ओके. व्हाट फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द काउंटर्स दैट आर ब्लू. क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से ब्लू काउंटर्स कितने हैं. व्हाट आर द नंबर ऑफ ब्लू काउंटर्स. चलो यहां टोटल्स लिखते हैं. रेड काउंटर्स 15 है. ब्लू काउंटर्स 8 है. ऑड काउंटर्स 11 जिन पे ऑड नंबर है और इवन वाले 12. टोटल काउंटर्स कितने हैं. या तो आप इन दोनों को प्लस कर लें या फिर आप इन दोनों को प्लस कर लें. टोटल तो वही आएगा. कितना आएगा 23. टोटल काउंटर्स 23 हैं. पार्ट ए आपसे कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द काउंटर्स आर ब्लू. ब्लू काउंटर्स कितने हैं 8. तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 8/23. पार्ट बी. फाइंड द रेशियो ऑफ ऑड टू इवन नंबर्स. पहले तो मुझे बताओ ये रेशियो कैसे निकलता है. क्या करने से निकलता है रेशियो. क्या करने से निकलता है डिवाइड. ऑड टू इवन यानी कि ऑड डिवाइडेड बाय इवन. ऑड वाले कितने 11. इवन वाले कितने हैं 12. दैट इज योर आंसर. 11/12. फिर क्वेश्चन 69 पे आ जाइए और 180 को एक्सप्रेस कर दीजिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. मैंने आपको सिखाया था एज अ प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट किया जाता है. जैसे एलसीएम लिखें. सो टेक आउट एलसीएम. टू 90 जा 180. 245 जा 90. अब 2 से नहीं जा सकता. नहीं 3 से जा सकते हैं तो पहले 3 से करेंगे. 3 से कैसे जा सकते हैं बिलाल. 3 से अगर मैं 45 को मुझे 3 से कैंसिल करना है तो 3 1 जा 3. एक कैरी हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 15. 3 के टेबल में 15 आता है ना. 3 कितना था 15. तो 15 आ गया आंसर. दोबारा 3 के टेबल में जा सकते हैं. 3 5 जा 15 और आखिर में 5 आएगा. क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा
नो, मुझे आंसर कैसे लिखना है? एज अ प्रोडक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं ये देखने के लिए कि आप लोगों को याद है या नहीं। अगर मुझे इसको एक स्क्वायर नंबर बनाना है, क्या 2 की पावर के हिसाब से ये स्क्वायर नंबर है? यस, क्योंकि पावर क्या है? इवन। क्या 3 की पावर के हिसाब से ये स्क्वायर नंबर है? यस, क्योंकि पावर क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 इज द करेक्ट वर्ड। क्या 5 की पावर के हिसाब से ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। तो मुझे कितने और 5 चाहिए? एक और 5 चाहिए इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। क्यूब नंबर चेक करते हैं। क्यूब नंबर बनाने के लिए समहा पावर किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। क्या 2 की पावर के हिसाब से ये क्यूब नंबर है? नहीं। कितने और 2 चाहिए? एक और 2 चाहिए। क्या 3 की पावर के हिसाब से ये क्यूब नंबर है? नहीं। कितने और 3 चाहिए? एक और 3 चाहिए। क्या 5 की पावर के हिसाब से ये क्यूब नंबर है? नहीं। कितने और 5 चाहिए? 2 और 5 चाहिए। वेरी गुड। ये सब अगर मैं इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? क्यूब नंबर बन जाएगा। बट दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड। द क्वेश्चन इन पार्ट बी इज आस्किंग अस टू फाइंड स्क्वायर रूट 180। 180 का स्क्वायर रूट बगैर कैलकुलेटर के। 180 की जगह 5 में 180 का क्या लिख दूं? मैंने निकाली हुई है वो चीज, क्या लिख दूं 180 की जगह? मैंने जो ये आंसर निकाला था, ये मैंने 180 की ही प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है ना। तो क्या ये मैं नहीं लिख सकता 180 की जगह पे? ये सब मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? 180 तो बनाएगा। तो इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बचपन में हमने कभी पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर्स आते हैं तो क्या करते हैं? उसका पेयर बना के एक टू बाहर निकाल देते हैं। 3 का भी पेयर बनेगा और एक 3 बाहर आएगा, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन सकता। तो 5 कहाँ रहेगा? 5 अंदर ही रहेगा। तो बाहर निकल के क्या आया? एक 2 और एक, ये जो एक 2 और एक 3 बाहर आए ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो एक 2 और एक 3 आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइस बाहर का आंसर क्या बनेगा? 6। अंदर क्या बचा? नहीं, ये दोनों बाहर एक 2 निकला है। ये दोनों 3 मिला के एक 3 बाहर निकला है। अंदर सिर्फ 5 बचा है। क्या आंसर उसी फॉर्म में आया है जिस फॉर्म में वो आपसे मांग रहा था? आया है उसी फॉर्म के अंदर? यस, बिल्कुल उसी फॉर्म के अंदर आंसर आया है। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं P प्लस क्यू करो। तो पहले तो आप मुझे बताएं P कितना है और Q कितना है? P 6 है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता Q जो है वो स्क्वायर रूट 5 है या Q जो है वो 5 है। Q वो वैल्यू है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? तो Q कितना है? 5। तो P प्लस Q कितना होगा? P प्लस Q 11 होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए। ओके, पार्ट ए, इवैल्यूएट। शायान, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता तब भी। आप बता दीजिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके, 6 3 जा 18 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आप क्या करेंगे?
Divide. 8 divided by 2 is 8 divided by 2 is 4. 18 plus 4, which is 22. Okay, next part. By writing each number correct to one significant figure. सबसे पहले तो मैं सबको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा. 19.2 का पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 1. विल इट चेंज? क्योंकि इसके बाद क्या है? तो मेरा आंसर क्या बनेगा इसका? सिर्फ 2 बनेगा या 20 बनेगा? ये तो 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 9.09 का नाफे पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 9. विल इट चेंज? नो, इट विल रिमेन 9. पॉइंट के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा? 0. सो शुड आई राइट 0.00? नो, उसका कोई फायदा नहीं है 0.00 लिखने का. अपॉन उस्मान डिनोमिनेटर का पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? अगर शुरू में 0 लिखा हुआ हो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता. अब बताइए पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 5. डू यू थिंक इट विल चेंज? यस. तो ये 5 क्या बन जाएगा? 6. तो डिनोमिनेटर का आंसर क्या होगा? 6 या 0.6? 0.6. पहले आप यहां तक लिखेंगे, फिर आप इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. 20 इंटू 9 इंटू 0.6, सॉरी, अपॉन 0.6. 2 9 क्या होता है? 18. तो 20 इंटू 9 क्या होगा? 180 अपॉन 0.6. अब मुझे डेसिमल हटाना है तो मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 1800. और डिनोमिनेटर क्या 6 के टेबल में 18 आता है? तो ये एक आसान सी कैलकुलेशन है. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और आगे 2 zeros एज इट इज आ जाएंगे. तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 300. My answer is going to be 300. Question number 67. बैकवर्ड्स जा रहे हैं ना, तो अब हम 67 करेंगे. अच्छा 67 है ही नहीं, 66 पे आ जाइए. ठीक है, सिग्निफिकेंट का ये मैं आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, और कोई आएंगे तो आप होमवर्क में करेंगे. पार्ट ए, राउंडिंग ऑफ का ये आखिरी क्वेश्चन है. 2 डेसिमल प्लेसेस. बिलाल इसका दूसरा डेसिमल डिजिट क्या है? नहीं, डेसिमल में 0 काउंट होता है, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता. 4. द सेकंड डेसिमल प्लेस इज 4. विल इट चेंज? यस. तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 0.05. ये आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस पे. अब प्लीज ये मत करना कि सर ने कहा था आगे 0 लिख दो तो मैंने आगे सारे 0 लगा दिए. वो गलत हो जाएगा. यहां रुक जाना है. सिग्निफिकेंट में आगे सब 0 हो जाते हैं, डेसिमल में आगे 0 नहीं लिख सकते. अगर आपने यहां 0 लिख दिया तो आपने कितने डेसिमल प्लेसेस पे आंसर दिया? 3. जबकि क्वेश्चन कितने में मांग रहा था? 2. तो वो गलत हो जाएगा. आपने 0.05 लिखना है बस, दैट्स इट. पार्ट बी. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 200. एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजन कितना. तो मैंने आपको स्क्वायर नंबर्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो नंबर्स की पहली क्लास में. सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1. अगला स्क्वायर नंबर 4, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 2 का. उसका अगला 9. फिर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169. और 14 का स्क्वायर 196. और 15 का स्क्वायर 225. अंदाजन इसका स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए? मैंने सारे स्क्वायर नंबर्स यहां लिखे हुए हैं.
196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो मैं स्क्वायर रूट 200 को जबरदस्ती बना देता हूं स्क्वायर रूट कितना? 196। मुझे तो अंदाजन आंसर देना है ना, मैंने 196 बना दिया, और 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने आंसर दिया? 2। क्वेश्चन मुझसे किसने सिग्निफिकेंट में मांग रहा था? 2। यही आंसर क्वेश्चन अगर साथ मुझसे 1 सिग्निफिकेंट में मांगता तो मैं इस 14 को क्या बना देता? 10, क्योंकि पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है और 1 चेंज नहीं होता क्योंकि उसके आगे क्या है? 4, तो ये 10 बन जाता। लेकिन क्वेश्चन ने 1 सिग्निफिकेंट में नहीं मांगा था, 2 में मांगा था। पार्ट सी, इन सबको 1 सिग्निफिकेंट में लिखिए अपने हिसाब से। आई गिव यू अ मिनट, और फिर इसका आंसर निकाल लीजिए। मैं एरो भी बना देता हूं आपके लिए कि पहला सिग्निफिकेंट डिजिट सबका क्या है। क्या पहला वाला 2 चेंज होगा? नहीं, तो आंसर क्या बनेगा? 200। क्या 1 चेंज होगा? क्योंकि उसके बाद क्या है, तो 1 क्या बन जाएगा? तो आप 2.00 लिखने के बजाय 2 भी लिख दें तो काफी है। और 5 डिनोमिनेटर में क्या 7 चेंज होगा? क्या बन जाएगा? आंसर क्या बनेगा? 0.8। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया। 200 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पे स्क्वायर भी था, सॉरी। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 4, 800 अपॉन, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10। 8 को 8000 से कैंसिल कर दीजिए, 1000। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो ये समझाने के लिए लेट्स डू एन एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, 42 एंड 56, और क्वेश्चन मुझसे कहता है कि इसका एलसीएम निकालो। तो आप क्या करेंगे? आप अभी लिखना नहीं, प्लीज समझ लेना पहले। आप लिखेंगे 42 कॉमा 56, 2 21 जा, 2 28 जा। फिर मैं दोबारा 2 लिखूंगा, 21 तो नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 28 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 14। फिर मैं दोबारा 2 लिखूंगा, 21 तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 14 क्या बन जाएगा? 7। अब मैं क्या लिखूंगा? 3, 3 7 जा, और यहां भी 7, और फिर 7 1 1। तो मेरा एलसीएम क्या होगा? मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा, वो मेरा एलसीएम होगा। तो अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है, कैन यू मल्टीप्लाई दिस एंड टेल मी इसका एलसीएम कितना आएगा? 168। एक तरीका एलसीएम निकालने का ये है। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे, दी अदर ऑल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट एलसीएम। मैं 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2, 2 इंटू 3 इंटू 7। सपोज मैंने 42 का एलसीएम लिया, सिर्फ 42 का अलग से, तो 2 21 जा, 3 7 जा, और 7 1 जा। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यही आएगा ना? ओके। और मैंने 56 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन
कर ली अलग से। यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ। 56, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, एंड देन 7 1 जा, तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी? 2 क्यूब इंटू 7। तो पेपर में वो ऐसे लिख के देता है, वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के देता है और बोलते हैं बताओ एलसीएम कितना है। तो मैं यहां से भी एलसीएम निकाल सकता हूं। कैसे? अब एलसीएम जब हमने यहां निकाला था तो आखिर में क्या बचना चाहिए? 1 1। यानी कि एलसीएम कहां तक पहुंचाता है नंबर्स को? उनके घर तक। जब तक 1 1 ना हो जाए एलसीएम छोड़ता नहीं है, ठीक है, 1 1 तक पहुंचाता है। तो यानी कि जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो घर तक पहुंचाने के लिए आप कितने टू लेंगे? ऊपर एक है नीचे तीन है, 4 नहीं हो सकता। ऊपर एक है नीचे तीन है, एक टू से हो जाएगा काम या तीन टू लेने पड़ेंगे? एक टू से काम हो जाएगा या तीन टू लेने पड़ेंगे? तीन टू, क्योंकि सब कुछ कैंसिल करना है, आखिर में 1 बचना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा वाला डिजिट लेंगे या कम से कम वाला? कितने टू लेंगे? तीन। नीचे तो 3 नहीं है, ऊपर एक 3 है, कितने 3 लेंगे? एक। ऊपर भी एक 7, नीचे भी एक 7, कितने 7 लेंगे? एक। तो एलसीएम निकालते वक्त हाउ मेनी टूज विल आई टेक? 3। हाउ मेनी, सॉरी, हाउ मेनी थ्रीज एम आई गोइंग टू टेक? 1। हाउ मेनी सेवेंस? 1। क्या ये वही एलसीएम आ गया जो मैंने निकाला था? तो एलसीएम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज लेते हैं, सही है? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डिजिट्स हैं, 64 एंड 94। इन दोनों को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखिए, दोनों को इंडिविजुअली एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखिए, और फिर इसका एलसीएम निकाल के बताइए। कन्वेंशनल मेथड से एलसीएम नहीं निकालना, नॉट विद दिस मेथड, नॉट विद दिस मेथड। सिक्सटी फोर। टू की पावर क्या आ गई? 6। अब 94 कर लीजिए अलग से। सॉरी, 94 नहीं, 84। 84। और अब मुझे इसका एलसीएम निकाल के बताइए दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं। बिलाल कितने टू लेंगे? इसमें 6 टू हैं और इसमें 2 टू हैं। आप तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज लेते हैं। जिसमें 2 टू हैं आप वो पिक करेंगे, या जिसमें 6 टू हैं आप वो पिक करेंगे? जिसमें 6 टू हैं। व्हाट अबाउट 3? एक 3 पिक करेंगे।
व्हाट अबाउट 7? एक 7 पिक करेंगे। कैन एनीबडी मल्टीप्लाई दिस? अब HCF की हेडिंग डालिए। इसका HCF निकाल के दिखाइए। लेट्स सी कितने बच्चों को याद है HCF कैसे निकालते हैं। HCF के थोड़े नखरे होते हैं। जैसे LCM घर तक पहुंचाता है, HCF में वो सीन नहीं है। HCF बोलता है दोनों नंबर से एक नंबर डिवाइड होगा तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इसके टेबल में ये दोनों आते हो? 2। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हो? नहीं। तो मेरा HCF क्या होगा? मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। माई HCF विल बी 4। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन का मतलब ज्यादा से ज्यादा जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आ रहा हो। ज्यादा से ज्यादा जो दोनों में आ रहा हो वो हमने इस तरह निकाला। लेकिन अगर मैं इसी HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करते, ये तो एक मेथड हो गया ना। अब दूसरे मेथड पे आते हैं। मुझे 28 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए, और मुझे 32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए। या क्या हमने ये दोनों में से कोई एक ऊपर किया हुआ था? कोई भी नहीं किया हुआ था। चलो कर लेते हैं। जिस तरह हम LCM में ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करते हैं, उसी का ऑपोजिट हम HCF में करते हैं, कम से कम कंसीडर करते हैं। तो मुझे बताइए कम से कम मैं कितने टू लूं? 2। कम से कम 2 टू। कम से कम कितने 7? एक भी नहीं, क्योंकि नीचे 7 नहीं है। अगर नीचे 7 होता तो मैं बोलता कम से कम एक 7। लेकिन अगर नीचे 7 नहीं है तो कम से कम 0 7। तो यहां से मेरा HCF कितना आ गया? 4। और वहां से भी कितना आया था? तो HCF में हम कम से कम वैल्यूज यूज करते हैं। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन दैट वी लेफ्ट। पार्ट ए, एक्सप्रेस 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 1 मिनट लगना चाहिए, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। 108 किससे स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और आखिर में। तो हमारा आंसर बनेगा 2 into 3 क्यूब। दिस इज द आंसर। अब पेपर में प्लीज मल्टीप्लाई मत करके आ जाना। एज अ प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट।
देखो आप ये क्वेश्चन कितना मुश्किल करके ये आपको देगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया। बोलते हैं बताओ P कितना है, Q कितना है, R कितना है। प्लीज बी वेरी अटेंटिव व्हेन आई एक्सप्लेन दिस टू यू। पहले HCF पर आते हैं, या आप जैसे बोले पहले LCM चेक करूं या HCF चेक करूं। पहले LCM चेक करते हैं। LCM के अंदर कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज लेते हैं। अगर LCM के आंसर में तीन टूज हैं, 2 की पावर 3 है, कितने टूज हैं, 3 टूज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने टू होने चाहिए थे, 3। तो यहां पे P की पावर क्या हो, P की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 3। अगर यहां पे 2 की पावर 3 होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा कितने टू लेंगे, 3। तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। लिखिए P इज इक्वल टू 3। एलसीएम के अंदर 5 की पावर क्या है, 3। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने 5 होने चाहिए, 3। तो ज्यादा से ज्यादा 5 तो ऑलरेडी 3 है। तो मैं क्या क्यू की वैल्यू बता सकता हूं अभी कितनी होगी, नहीं बता सकता। क्यू की वैल्यू 3 भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 1 भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सपोज क्यू की वैल्यू 1 है, तब भी मेरा एलसीएम में 5 की पावर क्या आएगा, 3। सपोज क्यू की वैल्यू 2 है, तब भी मेरा एलसीएम में 5 की पावर क्या आएगा। तो इससे मैं नहीं बता सकता क्यू कितना है, वो मैं एचसीएफ देख के बताऊंगा। अब आ जाइए 7 पे। ज्यादा से ज्यादा कितने 7 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी एलसीएम, 1। तो नीचे तो कोई 7 ही नहीं है, ये तो सबसे आसान है। शयान क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर एक ही 7 चाहिए तो आर कितना होना चाहिए। और अगर आपने 0 कर दिया तो एक भी 7 नहीं रखा आपने, एक 7 चाहिए तो आर 7 की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो एक 7 होगा तो आर कितना हो गया, 1। आर इज इक्वल टू 1। अब हुजैफा एचसीएफ में मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा देते हैं या कम से कम, कम से कम। सिर्फ किसकी वैल्यू रह गई, क्यू की वैल्यू रह गई। ठीक है, वो किसकी पावर है, 5 की पावर है। मुझे बताइए कम से कम कितने 5 होने चाहिए, 2। क्यू कितना होना चाहिए, 2। अगर क्यू 2 है और यहां 3 है तो मुझे बताओ एचसीएफ लेते वक्त 2 5 लोगे या 3 5 लोगे, 2 5, क्योंकि एचसीएफ में कम से कम यूज करते हैं। तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये ज्यादातर नवंबर के पेपर्स में आता है, मई जून के पेपर्स में नहीं आता। 64 इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूं, देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन। पार्ट ए, express 140 as a product of its prime factors, 30 seconds। कर लिया रदवा, पार्ट सी पर हैं आप। 140 as a product of its prime factors आपने क्या लिखा, एलसीएम लिया ना, तो क्या क्या आया आंसर आपका, 2 स्क्वायर, 2 2 आए, उसके बाद एक 5 आया, तो पहले 3 नहीं आना चाहिए था, 3 नहीं है। ये लोग तो कह रहे हैं 3 नहीं है। 140, 2 से करेंगे 70, 2 से करेंगे 35,
5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1, सो इट्स 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। आई होप सबका यही है, इसमें मत पेपर में गलती करके आना प्लीज, ये तो मार्क्स गिनेंगे। पार्ट बी, HCF ऑफ 168 एंड 140 मैं कन्वेंशनल मेथड से नहीं निकालूंगा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा। मेरे पास 140 के भी फैक्टर्स हैं और मेरे पास 168 के भी फैक्टर्स हैं, और मैं आपको सिखा चुका HCF लेते वक्त कितने से कितना यूज करते हैं। कम से कम बताइए, कम से कम नाफे कितने 2, 2 2। कम से कम कितने 3, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कम से कम कितने 5, एक भी नहीं। और कम से कम कितने 7, एक। वेरी गुड, HCF निकाल लीजिए। 2 स्क्वायर इंटू 7 कितना आएगा? 28। पार्ट सी, 168n को क्या बनाना है? स्क्वायर नंबर। 168 के ऑलरेडी फैक्टर्स हमने क्या निकाले हुए, बल्कि क्वेश्चन में क्या दिए हुए? इंटू 3 इंटू 7। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए साथ मुझे कितने 2 और चाहिए? क्योंकि पावर क्या है, तो पावर मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? 2। तो एक 2 और चाहिए, और एक 3 और चाहिए, और एक 7 और चाहिए, ताकि ये पावर भी 2 बन जाए, ये पावर भी 2 बन जाए। मुझे एक 3 और चाहिए और एक 7 और चाहिए। तो बताइए ये जो एक्स्ट्रा मुझे चाहिए वो n है, वो कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। 42। क्वेश्चन 64 से बैकवर्ड चले जाइए, 63 से लेकर 60 तक कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। 63 से 60 बैकवर्ड्स।